सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मनोविज्ञान की इस क्लास में हम साइकोलॉजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वो अपने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करें आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, साकारक एवं विकारक नामक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। मतलब है साकारक सिद्धांत, ठीक है, और विकारक जो सिद्धांत है बुद्धि का, ये किसने दिया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी थ्रस्टन, ऑप्शन डी थॉमसन और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस सिद्धांत के बारे में आप जानते हो कि ये जो है वो द्विकारक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? द्विकारक सिद्धांत है। एक तो होता है जनरल कारक, इसमें जनरल फैक्टर होता है, ठीक है, जनरल कारक होता है, ठीक है, मतलब सामान्य कारक। क्या होता है? जनरल का मतलब क्या हो गया? सामान्य कारक। तो इसलिए हिंदी वाला नाम इसने दे दिया साकारक, ठीक है, जनरल फैक्टर। अरे स्पीयरमैन का सिद्धांत है ये। स्पीयरमैन ने जी और एस दो कारक बताए थे, है ना, जी और एस कारक, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, बुद्धि का सिद्धांत था, ठीक है। और एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्पेशल, है ना, स्पेशल, है ना, विशेष, है ना, विशेष, इसलिए वी लिख दिया। एस का क्या लिख दिया? अंग्रेजी में एस और हिंदी में वी। तो विशेष कारक सिद्धांत या जी और एस कारक या स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है ये। आगे बात समझ में? तो आपको बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो अपने क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पीयरमैन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी को लेकर तनावग्रस्त था। अब वह अपनी क्षमताओं तथा परिस्थितियों को देखते हुए अपने लक्ष्य की ऊंचाई को कुछ कम करते हुए बैंक ऑफिसर या कॉलेज प्राध्यापक की बात सोचता है। यह युक्ति है। देखो, एक व्यक्ति है जो आईएएस बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? आईएएस बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो क्षमता, उसकी खुद की क्षमता और परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है आईएएस बनने के लिए। तो वो अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है? कुछ कम कर लेता है। क्या कर लेता है? कुछ कम कर लेता है, ठीक है। और वो सोचता है कि चलो यार आईएएस तो नहीं बन पाएंगे, है ना, हम बैंक ऑफिसर या कॉलेज प्राध्यापक की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वो सोचता है। तो इस प्रकार की जो ये रक्षा युक्ति है वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए बाधाओं को दूर करना, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी प्लान और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन हो जाएगा। मतलब पहले लक्ष्य क्या है उसका? आईएएस का है। अब वो लक्ष्य आईएएस के लक्ष्य को हटा देता है और बैंक ऑफिसर या कॉलेज प्राध्यापक है ये लक्ष्य चुन लेता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है, क्योंकि वो एक लक्ष्य को दूसरे लक्ष्य से क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, नेता बनने की इच्छा किस अवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मतलब नेता बनने की इच्छा है वो विकास की कौन सी अवस्था का विशिष्ट लक्षण है। जैसे विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे बाल्य शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है ना, वृद्धावस्था है। तो कौन सी अवस्था में नेता बनने की इच्छा होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी युवावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल्यावस्था। देखो, बाल्यावस्था में जो बालक होता है उस बालक में नेता बनने की इच्छा होती है। वो जब भी खेलता है, अपने दल में खेलता है, तो वो दल का नेता बनने की कोशिश करता है ना। वो ये सोचता है कि दल का नेता मैं ही रहूं। आगे बात सुन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किशोर अवस्था नहीं, किशोर अवस्था में नेतृत्व की भावना विकसित होती है। ध्यान रखना, किशोर अवस्था में नेतृत्व का क्या होता है? विकास होता है। बल्कि नेता बनने की जो इच्छा होती है वो बाल्य अवस्था में होती है। तो ये आपके कंफ्यूजन है वो नहीं रहनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जीन पियाजे द्वारा दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। मतलब जीन पियाजे से संबंधित कुछ कथन दिए गए, उनमें से कौन सा कथन सही है वो अपने को बताना है। और एक नंबर पर दे रखा है, जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। 2 में है शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए।
और 3 में बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। मतलब ये कह रहा कि क्या जीन पियाजे ने ये बातें कही थी कि जो बालक होता है, जो शिक्षा होती है बालक की, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके अलावा बालक की समस्या का निदान है वो एक शिक्षक को करना चाहिए, और बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। क्या ये तीनों बातें जीन पियाजे ने कही है, या इनमें से कौन सी, 3 में से कौन सी बातें हैं वो जीन पियाजे ने कही है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, और ऑप्शन सी में केवल 2 एवं 3 सही है, ऑप्शन डी में 1, 2 एवं 3 सही है, और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो देखो ये जो तीनों की तीनों बातें हैं वो जीन पियाजे ने कही थी। जीन पियाजे ने कहा कि जो बालक की जो शिक्षा है ना, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, और एक शिक्षक को बालक की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, निदान करना चाहिए, और अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए बच्चों के लिए। तो ये तीनों ही बातें हैं वो जीन पियाजे ने कही थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 सही है, मतलब ये तीनों ही सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है अपना, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में तार्किक चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है? मतलब है आपको पता जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। तो उस अवस्था का नाम बताना जिसमें तार्किक चिंतन का जो विकास है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तार्किक चिंतन है वो बच्चे में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, मतलब वो अब तर्क के साथ है वो चिंतन कर सकता है। आगे बात समझ में? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न का जो अपने राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में तार्किक चिंतन का विकास है वो पूरा हो जाता है। अब बच्चा हर मामले में तर्क युक्त चिंतन है वो कर सकता है, और यही चौथी विकास की अवस्था है ना। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था तक आते आते बच्चे का तार्किक विकास है वो भी कंप्लीट हो जाता है ना। इसमें मूर्त चिंतन कर सकता है, इसमें अमूर्त चिंतन करता है, और इसमें तो चिंतन कर ही नहीं सकता है। आगे बात समझ में? अगले प्रश्न पर बढ़ता है। 6ठा प्रश्न है अपना, अभिवृत्ति से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? मतलब जो कथन असत्य है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी निश्चित क्रम, ऑप्शन सी विवृद्धि सूचक, ऑप्शन डी दिखाई देती है, और ऑप्शन में अनुत्तर प्रश्न। तो देखो अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब अभिवृद्धि है, ये ध्यान रखना, अभिवृत्ति नहीं है। पहले तो ये मिस्टेक है, ये शब्द अभिवृद्धि है, अभिवृत्ति नहीं है। तो और अभिवृद्धि को ही हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? वृद्धि। साइकोलॉजी में अभिवृद्धि बोलते हैं, और जनरल भाषा में हम वृद्धि बोलते हैं। केवल क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अंग्रेजी स्पेलिंग तो सेम ही रहेगी, है ना, GROTH, ग्रोथ। चाहे ग्रोथ को अभिवृद्धि बोलो आप हिंदी में, चाहे वृद्धि बोलो, एक ही बात है। आगे बात समझ में? तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल सही बात है, शरीर से जुड़ी होती है अभिवृद्धि तो, ठीक है। निश्चित क्रम होता है? नहीं, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, निश्चित क्रम नहीं होता, बल्कि विकास का निश्चित क्रम होता है। ध्यान रखना, विकास का निश्चित क्रम होता है, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। और ऑप्शन सी में ये विवृद्धि सूचक होती है, बिल्कुल, क्योंकि ये शरीर के आकार और आयतन में या जैसे लंबाई में क्या करती है? वृद्धि करती है। एक छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो विवृद्धि सूचक है ना। आगे बात सुन, और चूंकि ये शरीर में बाह्य रूप से होती है इसलिए ये दिखाई देती है। आगे बात सुन, तो इनमें अपने को असत्य कथन बताना है। तो असत्य तो एक ही है कि इसका क्रम है वो निश्चित होता है क्या? नहीं, क्रम निश्चित नहीं होता है, तो इसलिए ये असत्य कथन हो गया। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, और रिक्वेस्ट वो ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही दे रखा है। तो लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक निश्चित टाइम टेबल के तहत, एक निश्चित शेड्यूल के तहत क्विज मिलता है। तो उन क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा
बेटर कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को जांच भी सकते हो कि अपनी तैयारी है कितनी। आगे बात समझ में। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला अपना 7वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं, तथा वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में से किसी एक या अधिक में विशिष्ट योग्यता रखते हैं। मतलब ये जो परिभाषा है वो किसने दी है कि इस परिभाषा में क्या बता रहा है कि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक हो, ठीक है, और एक ऐसे बालक जो कला है, विज्ञान है, गणित है, अभिनय है, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते हैं, तो वो भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं। मतलब है, किसने कहा कि प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होंगे? एक तो 130 है जिनकी आईक्यू ज्यादा है, वो भी प्रतिभाशाली होंगे, और एक जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई विशेष टैलेंट रखता है, जैसे खेल है, गणित है, संगीत है, अभिनय है, तो वो भी प्रतिभाशाली बालक ही माने जाएंगे। तो ये परिभाषा किसके अनुसार है? ऑप्शन ए गेट्स व अन्य के अनुसार, ये वह मैं नहीं है, गेट्स व अन्य के अनुसार। ऑप्शन बी में है टेलफोर्ड और शोरे के अनुसार। ऑप्शन सी में क्रो व क्रो के अनुसार। ऑप्शन डी में टर्मन के अनुसार, और ऑप्शन ए अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रो व क्रो के अनुसार, है ना, क्रो व क्रो के अनुसार ये परिभाषा है। 8वां प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा चिंतन का क्रम है, मतलब सही क्रम है ना, कौन सा चिंतन का जो सही क्रम है वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए में प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक और तार्किक। ये यहाँ पे प्रत्यक्षात्मक है, ध्यान रखना क्या है यहाँ पे ना। ऑप्शन बी में प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, कल्पनात्मक और तार्किक। ऑप्शन सी में कल्पनात्मक चिंतन, फिर प्रत्यात्मक चिंतन, फिर प्रत्यक्षात्मक चिंतन, फिर तार्किक चिंतन। ऑप्शन डी में कल्पनात्मक चिंतन, फिर है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, फिर है प्रत्यात्मक चिंतन, और फिर है तार्किक चिंतन। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, यदि चिंतन भी विभिन्न प्रकार का होता है, एक तो होता है अपने प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है, कल्पनात्मक चिंतन होता है, प्रत्यात्मक चिंतन होता है, और तार्किक चिंतन होता है। तो चिंतन के विकास का सही क्रम क्या है वो अपने को इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन है, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, कल्पनात्मक और तार्किक। ये चिंतन के विकास का क्रम होता है। मतलब सबसे पहले होता है वो आपके प्रत्यक्षात्मक चिंतन है वो विकसित होता है बालक में, फिर प्रत्यात्मक चिंतन विकसित होता है, फिर कल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है, और लास्ट में तार्किक चिंतन है वो विकसित होता है। और जीन पियाजे के सिद्धांत में अभी हमने पहले भी उस प्रश्न में बताया था कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, चौथी अवस्था, उसमें तार्किक चिंतन का विकास है वो पूर्ण हो जाता है, तो सबसे लास्ट में तार्किक चिंतन होता है। तो ये चिंतन, विभिन्न प्रकार के चिंतन के विकास का क्रम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है अपना, मूर्त अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मूर्त अधिगम, एक तो होता अमूर्त अधिगम और एक होता मूर्त अधिगम। तो मूर्त अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए, इसे गत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं। ऑप्शन बी, ये कर्मेंद्रियों द्वारा होता है। ऑप्शन सी, ये दिखाई देता है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस चिंतन की अगर अपन बात करें तो इसको गत्यात्मक चिंतन कहते हैं, मूर्त चिंतन को, सही है बिल्कुल। और ये कर्मेंद्रियों द्वारा होता है, ये भी सही है। और चूंकि ये कर्मेंद्रियों द्वारा होता है इसलिए ये दिखाई भी देता है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला और आज का अंतिम लास्ट 10वां प्रश्न है, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र के चरण होते हैं। देखो, अभिप्रेरणात्मक जो चक्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र और एक होता है अचक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र। तो चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र के कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी में 6 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, 3 चरण होते हैं। देखो, चक्रीय के तो होते हैं 3 चरण, और जो अचक्रीय अभिप्रेरणात्मक जो चक्र होता है उसके चरण होते हैं 4। उसके कितने होता है? 4 चरण होते हैं। तो इसके 3 कौन कौन से होते हैं? वो है अपने, पहला तो होता है आवश्यकता। पहला क्या होता है? पहला होता है आवश्यकता, ठीक है। दूसरा होता है इसके में चालक, ठीक है। और तीसरा होता है लक्ष्य।
तो ये 3 चरण होता है। पहले आवश्यकता उत्पन्न होती है, फिर ड्राइव चालक उत्पन्न होता है और चालक से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो अभिप्रेरणात्मक चक्र है वो क्या हो जाएगा, एक बार लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से वापस आवश्यकता महसूस होगी। जैसे भूख लगती है तो ये चक्रीय रूप में चलता रहता है ना। अब एक बार आप खाना खा लोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि फिर आपको कभी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये चक्रीय रूप में चलता रहता है ना। तो आप आवश्यकता हुई भोजन की, तो आपने भूख लगी तो वो भूख हो गई चालक, भोजन हो गई आवश्यकता, और वापस आपको भोजन प्राप्त हो गया तो वो लक्ष्य की पूर्ति हो गई। आगे बात समझ। फिर से वापस भूख लगेगी तो फिर से भोजन की आवश्यकता होगी, फिर भूख चालक का काम करेगी और भोजन प्राप्त हो जाएगा, तो मतलब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से ये चक्रीय रूप में चलता रहता है। तो ये थी आज की क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक साइकोलॉजी की क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।